सो फ्रेंड्स, अगर मुझे कोई कहे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को मैं 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँ तो मेरे ख्याल से जो सिंप्लीफाई करने के लिए 3 कैटेगरीज़ हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट, फिर आएगी कैपिटल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, और तीसरी कैटेगरी बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। अब ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, ये मैंने कैसे बनाई हैं, ये मैंने एक मैं ब्लॉग पढ़ रहा था स्टेक की वेबसाइट के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने इसको इस तरह से कैटेगराइज़ किया था। तो मैंने कहा सिंप्लीफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर नहीं, ये आप इवन किसी और एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर भी ये 3 ब्रॉडली स्पीकिंग आप इनको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं पूरा ब्लॉग पढ़ रहा था तो उसके अंदर मुझे एक इनएक्सपीरियंस अगर इन्वेस्टर्स हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से के टाइम पर, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे मैं उससे रिलेट कर पा रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उसी तरह की गलतियां की हुई थी। 6 कॉमन मिस्टेक्स नो वॉइस इन्वेस्टर्स मेक, यानी कि जो इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये इवन एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी ये गलती कर सकते हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ नॉलेज। तो ये तो बहुत एक कॉमन सी चीज़ है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की जा रहे हैं और आपके पास नॉलेज नहीं है और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर अगर फ्लूक लग जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप नुकसान ही उठाएंगे। तो ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ होगी। उसके बाद इनएडिक्वेट फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि अब कनाडा में रहते हैं, और मुझे बता रहे थे कुछ अर्से पहले कि वो किस तरह से मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लेते रहे थे, और उनके ख्याल में सिर्फ और सिर्फ क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल मॉर्गेजेस में जा रहे थे और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लेके अपना कैश फ्लो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अनटिल कोविड हिट्स। जब कोविड हिट करता है उसके बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस भी नीचे जाती हैं, कुछ अरसे तक ऊपर जाने के बाद नीचे जाती हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम में आ गए थे और अपनी नींदें उड़ा ली थी उन्होंने। तो जब आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी, आपकी इनएडिक्वेट होगी, तो ऑल्दो कि आप कितने भी समझदार हों, आप इस तरह की मिस्टेक्स कमिट कर सकते हैं। उसके बाद क्विक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, ये बहुत सारे लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि यार हमें आप बताएं कि हम कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं। तो ये चीज़ें स्ट्रैटेजिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जल्दी पैसे बनाने के लिए ये काम करें तो मेरे ख्याल से वो चीज़ अगेन फ्लूक लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर आप उसमें भी नुकसान में जा सकते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि बहुत जल्दी बहुत पैसे बन सकते हैं। बहुत जल्दी बहुत पैसे दुबई में हमने बनते हुए देखे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता और हर दफ़ा आपका फ्लूक नहीं लग सकता। तो उसको किसी भी जगह पर, नॉट ओनली दुबई, किसी भी आप मार्केट के अंदर या किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास में क्विक मनी के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद एक दफ़ा सही हो जाए, 2 दफ़ा सही हो जाए। मैं अभी अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उनके जानने वाले एक और दोस्त थे, तो वो भी साथ में बैठे हुए थे। तो पता चला मुझको कि भाई साहब ने बिटकॉइन के अंदर $7 मिलियन बनाए थे, लेकिन $7 मिलियन बनाने के बाद वो उनकी वापस जो वर्थ हुई है वो इस वक्त $2 मिलियन पे आ गए, उसी बिटकॉइन की वजह से या उसी क्रिप्टो की वजह से। तो क्विक प्रॉफिट तो बना लिया उन्होंने। वो ज़ीरो से आई डोंट नो अब कितने वैल्यू से ऊपर गए थे, लेकिन लेट्स अज्यूम कि वो बहुत कम वैल्यू से 6 मिलियन पे तो पहुंच गए थे, लेकिन 6 मिलियन से वापस 2 मिलियन पे भी आ गए थे। तो ये हर दफ़ा नहीं चलता। तो आपको ये पॉइंट देखना पड़ता है कि आपका जो मेथडोलॉजी आप यूज़ करें इन्वेस्टमेंट की, वो फ्लूक की बेसिस के ऊपर है या किसी रिसर्च की बेसिस पर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्विक प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन ना रखें। रॉन्ग लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हम इसमें भी बात करेंगे, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ना, उसमें भी हम बात करेंगे कि और उसका क्या मतलब है। बहुत सारे लोग हाई यील्ड के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, और ये उसके अंदर जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो हाई गेन की प्रॉपर्टी बन जाती है, या वो यील्ड की प्रॉपर्टी भी नहीं होती और गेन की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन रॉन्ग लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोकेशन समझना चाहिए। इवन मैं अभी एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि उनके भाई का बुर्ज खलीफा के सामने एक अपार्टमेंट है जो कि 2 महीने से खाली पड़ा हुआ है। और उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि उसके आसपास की बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन हो रही थी और वो रेंट कम नहीं कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली जो टेनेंट्स हैं या जो लोग शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर आ रहे हैं वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आपकी लोकेशन है वो कैसी है। एक पॉइंट ये भी है कि रॉन्ग लोकेशन के अंदर के फ़र्ज़ करें आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो बहुत हाई है, जो आसपास की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइस कम है।
अब ऑटोमेटिकली अगर जो आसपास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा बहुत अपने आप को अपस्केल कर लेते हैं या उसके अंदर अपग्रेड कर लेते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी महंगी है, आप उसके अंदर कुछ भी कर लें, आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस उस तरह से नहीं जाएगी। तो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ लोकेशन बल्कि जो उसकी आसपास की बिल्डिंग्स हैं या आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके साथ कितना वो कॉम्पिटिटिव है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बेटर डील सिंड्रोम। अब बेटर डील सिंड्रोम क्या चीज़ है? बेटर डील सिंड्रोम बेसिकली ये डिले की बात कर सकते हैं आप, कि कितना डिले आप करते हैं किसी एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें जो है एक चीज़ होती है एनालिसिस पैरालिसिस। बहुत सारे लोग इस जो इफ़ेक्ट है उसके अंदर आ जाते हैं और कॉन्स्टेंटली एनालिसिस कर रहे होते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे होते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेटर डील सिंड्रोम के अंदर ना रहें। एक ख़ास एनालिसिस करें और उसके बाद कमिट कर लें और उसके बाद ऑप्ट इन कर लें और उसके बाद फिर देखें, क्योंकि ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे क्योंकि रियल एस्टेट की वीडियोज़ भी बनाता हूँ मैं, तो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं और एक एक साल 1.5 साल निकाल देते हैं सोचने के अंदर, और फिर इवेंचुअली वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का वो सोच रहे थे, वो उनके हाथ से निकल जाती है। तो एनालिसिस पैरालिसिस के डायलेमा से भी बाहर आ जाएं। इसके अलावा लैक ऑफ स्केल, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अभी लैक ऑफ स्केल की बात करेंगे तो हम फिर आगे इस टेक की भी बात करेंगे। लैक ऑफ स्केल का मतलब ये है कि आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आपके पास आपने घर लेना था, आपकी जो भी कैपेसिटी थी घर लेने की जिसमें आप खुद रहते, आपने वो पूरा का पूरा वो अपनी कैपेसिटी उसमें लगा दी, और उसके बाद आपने अब उसके बाद अगले 5 साल 10 साल तक आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा काम कर सकें। तो आपके पास लैक ऑफ स्केल हो गया, यानी कि आपने अगला स्केल करना ही नहीं है। रादर दैन डूइंग दैट, आप ये भी कर सकते थे कि एक बड़ी प्रॉपर्टी लेने के बजाय आप छोटी प्रॉपर्टी लेते और उसके बाद बाकी के जो पैसे हैं वो डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लगा सकते थे ताकि आपको स्केल मिल सके। तो ये जो छोटे लेवल के जो इन्वेस्टर्स होते हैं या नए इन्वेस्टर्स जो होते हैं, आई वुड से, वो लोग ये गलती ज़रूर करते हैं, ख़ास तौर पे जिस टाइम पर अपना ख़ुद का घर ले रहे हो। वो ऐसा लगता है कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये वंस इन अ लाइफ टाइम कर रहे हैं और उसके बाद ये कभी नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से तो घर जब आप बना लेते हैं तो 10 साल के अंदर वैसे भी आपकी फैमिली साइज़ चेंज हो जाता है, आपकी फैमिली सिचुएशन चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जियोग्राफी भी चेंज हो जाती है, तो वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अब इस प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ, जिस प्लेटफॉर्म के डेटा को लिया था मैंने और ब्लॉग उसके ऊपर मैं उसी का ब्लॉग मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये स्टेक का प्लेटफॉर्म, स्टेक के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। बेसिकली ये एक क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होती हैं आपको जब इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, और उसमें जो प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है आप उसमें से उसको बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर इनफैक्ट मैंने ये देखा था कि अभी रिसेंटली एक ये 1 बेड इन बोटानिका टावर दुबई मरीना है, इसके बारे में ये आ रही थी, ये प्रॉपर्टी नज़र आ रही थी, इसकी पिक्चर्स वगैरह सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत डिटेल में आपके पास इसका डिटेल आती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। लेकिन इसके बाद जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहा था वो यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो इसकी इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैं इसका PDF डाउनलोड किया था, जो कि इसका इवैल्यूएशन रिपोर्ट थी। और इवैल्यूएशन रिपोर्ट जब मैं देखी मैंने, तो इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से कितनी डिटेल्ड इवैल्यूएशन रिपोर्ट है। इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी नेबरिंग बिल्डिंग कौन सी हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, उसमें कंपेरेबल एविडेंस कितना है जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, प्लस ये कि उसकी अपनी बिल्डिंग के अंदर जो दूसरे अपार्टमेंट्स हैं उनका क्या रेंट है, क्या रेट है, वो एस्टिमेटेड मार्केट रेंटल क्या मिलेगा। अगर आप अपनी ख़ुद की प्रॉपर्टी कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये मेरे ख्याल से इनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा कि इट शुड बी वर्थ वाइल टॉकिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि रिसर्च इनकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जिस तरह से बाकी इन्वेस्टमेंट में होता है, मैं हमेशा अपने चैनल पे बोलता हूँ कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से आपको जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बता रहा हूँ। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप ये सोचें कि इसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एक शॉर्ट पीरियड को अपना दिमाग में ना रखें। जिस तरह से एक पॉइंट यहाँ भी था ना कि क्विक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्विक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर वो रखेंगे तो उसमें हमेशा आपको फ़ायदा नहीं होगा, प्रॉब्ली नुकसान होगा। तो इसलिए वो चीज़ ना रखें। मैं अपना जो यहाँ पर एक होराइज़न रखता हूँ वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का रखता हूँ। इसमें कम भी रख सकते हैं आप, 3 से 4 साल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनली स्पीकिंग 5 ईयर्स का होराइज़न रखता हूँ जो पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
आप जो पैसे भी इन्वेस्ट करें वो सोचें कि आपके लॉक हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आपकी हाई फीस भी होती है, एक्विजिशन कॉस्ट भी आती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले साल का रेंटल नॉर्मली मैं दुबई के अंदर ये भी देखा है कि पहले साल का रेंटल तो आपकी फ़ीस की कॉस्ट में ही निकल जाता है। तो जब भी इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई एग्जिट मिल जाए। एग्जिट मिलने का क्या तरीका है, इस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली इस प्लेटफॉर्म के लिए एग्जिट विंडोज़ आ रही होती हैं हर 6 महीने बाद, उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी से एग्जिट कर सकते हैं। अगेन आई वोंट रिकमेंड दैट पाथ कि आप एग्जिट करें, क्योंकि मैंने देखा है कि उसके अंदर लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जिट उस टाइम पे कर रहे होते हैं जब या तो उनको पॉजिटिव अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा हो, तब तो इट मेक सेंस। अगर आपको नेगेटिव में जाना पड़ रहा है एग्जिट करने के लिए तो इट डजंट मेक सेंस। तो पैसे उस वक्त ही इन्वेस्ट करें जब आपके पास इनफ हो कि 3-4 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। वो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं इस तरह की ऐप्स की ऑथेंटिसिटी, तो बेसिकली इस तरह की ऐप नहीं है, ये एक बहुत रोबस्ट किस्म का प्लेटफॉर्म है। DIFC के पब्लिक रजिस्टर में आपको अपना नाम नज़र आएगा, यानी कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक SPV क्रिएट होता है, जिस SPV के थ्रू जो टाइटल डीड होगी उसमें वो SPV लिखा होगा। उस SPV को जब आप सर्च करेंगे DIFC के पब्लिक रजिस्टर में तो आपको वहाँ पर अपना नाम भी नज़र आएगा। तो इसलिए काफ़ी फुल प्रूफ किस्म की जो प्रोसेस है वो काफ़ी फुल प्रूफ है। इसी वजह से जो स्टेक के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो आप स्टॉक्स की तरह डील नहीं कर सकते, यानी कि स्टॉक्स के अंदर आप जब चाहें उनको बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये काम स्टेक में नहीं हो सकता क्योंकि ये रेगुलेटेड है और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रॉपर्टी की रेगुलेशंस हैं वो उसके ऊपर उसी तरह से इम्प्लीमेंट करती हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट कोई इसके अंदर 4.5%, 5%, 4% के करीब का रेंटल रिटर्न आता है, लेकिन ये रेंटल रिटर्न जो है एनुअल बेसिस पर है और ये रेंटल रिटर्न आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ये कि जब प्रॉपर्टी एग्जिट होगी उस टाइम पर एक अलग आपको एप्रिसिएशन का फ़ायदा होगा, वो बाद में आएगा। अच्छा, इसमें एक हेडेक भी नहीं होता, क्योंकि मैंने इससे पहले जो लास्ट वाली स्टेक की वीडियो बनाई थी वो मैंने जब अपना हॉलीडेज़ पे वेकेशन पे गया हुआ था उसमें मैंने बताया था कि मेरे जो कुछ पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ थी उसमें क्या क्या मसले आ रहे थे, और वो चीज़ें मुझे कॉन्स्टेंटली मेरा टाइम ज़ाया हो रहा था, टू एंड फ्रो करना पड़ता है मेरा जो प्रॉपर्टी मैनेजर है उसके साथ या फिर डायरेक्टली कभी कभी टेनेंट के साथ। तो वो चीज़ें, और मैंने लिंक्डइन पे लिखा भी था कि आप जो हैं बेहतर ये कि अपने टेनेंट से मिले ही ना कभी, और एक प्रॉपर्टी आपका जो मैनेजर है वो होना चाहिए। उसमें फ़ीस ऑफ कोर्स आ जाती है, लेकिन अगर आपको अपना टाइम बचाना है, अगर आपको बाकी चीज़ें करनी है, अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है या अपनी वेल्थ की ग्रोथ करनी है, तो उसके अंदर किसी को आपको थोड़ा बहुत तो आउटसोर्स करना पड़ेगा। मैं स्टेक के थ्रू जब मैं आउटसोर्स करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स उनकी फ़ीस भी इंक्लूड हो जाती है। तो आपका जो फ़ायदा है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम है, लेकिन जो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वो फ़ीस के अंदर आएगी। तो वो चीज़ इन एनी केस जब आप प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करते हैं तो वो आपको लगती है। लेकिन अच्छी बात यह कि आज तक 2 साल गुजर गए, मुझे अपडेट्स तो मिल रही होती हैं, बल्कि 2.5 साल गुजर गए, अपडेट्स तो मिल रही होती हैं ईमेल्स के अंदर, लेकिन मुझको ये परेशानी नहीं होती कि अब मुझसे ये पूछेंगे कि यार इस पर्टिकुलर टेनेंट के पास ये इशू आ गया है और अब हमें कोई फॉसेट चेंज करना है या हमें कोई पेंट करवाना है। ये बातें कभी भी आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिससे मेरा टाइम बच रहा होता है। सो मैंने ये आपको थोड़ा बहुत स्टेक के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा हाई यील्ड, कैपिटल ग्रोथ और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट की जो हमने शुरू में बात की थी उसके बारे में बात करते हैं। और इसके अंदर मैं आपको डायरेक्टली, मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो गई है तो मैं आपको क्विकली ज़रा ये बताऊं कि जो कैपिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसके अंदर जो की एरियाज़ हैं, कैपिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आप कितना सोच सकते हैं कि एट मैक्स आप अपना पैसे बढ़ा लें, आपको यील्ड का फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैपिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर जो एरियाज़ नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने बताया यहाँ पर, दुबई साउथ में आ रहे हैं और क्रीक हार्बर के आ रहे हैं। मतलब ये कि ये कुछ एरियाज़ हैं आउट ऑफ मैनी में भी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। और दुबई साउथ में क्योंकि वो एयरपोर्ट आने वाला है वहाँ पर, और क्रीक हार्बर के अंदर एक नया मॉल आ रहा है दुबई मॉल से भी बड़ा, जो कि अनाउंस हुआ है, और यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा मॉल होगा वो। तो इस तरह की जब डेवलपमेंट आती हैं तो वो आपको आगे जाकर हेल्प आउट करती हैं। ऑल्दो कि प्रॉबली दुबई साउथ को देखें तो शायद उतना ज़्यादा डेवलप ना हो, लेकिन आगे जाके इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। इसको प्रॉबली आप रेंटल यील्ड के लिए उस तरह से टारगेट नहीं करेंगे। अब हम आगे वाली बात करें तो हाई यील्ड स्ट्रैटेजी। हाई यील्ड स्ट्रैटेजी उन लोकेशंस के हिसाब से हो सकती है जहां पर ऑलरेडी कंप्लीटली बिल्ट अप एरिया है और बहुत कम कंस्ट्रक्शन की गुंजाइश मौजूद है। इसमें JVC आ जाता है, जुमेरा विलेज सर्कल, जुमेरा लेक टावर्स आ जाता है। इस तरह की जो एरियाज़ हैं वो आपको हाई यील्ड स्ट्रैटेजी के अंदर आप जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ROI
इमीडिएटली अच्छा मिलता है। अब इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन उस तरह से होगी नहीं होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन प्रॉबली आरओआई आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं जेबीसी और जेएलटी, ये कंप्लीटली बिल्ट अप एरियाज़ हैं, बहुत कम अब कंस्ट्रक्शन की गुंजाइश रही है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी एरिया ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। तो आप इसमें हाई यील्ड के ऊपर जा सकते हैं जहाँ पर आपको मैक्सिमम यील्ड मिल सकती है। लेकिन इसमें अप्रिसिएशन कितनी होगी ये गॉड नोज़ और थोड़ा सा टाइम बताएगा। लेकिन जो मैंने पहले बताया था कि एमआर साउथ और जो एमआर साउथ, दुबई साउथ, या फिर आप क्रीक हार्बर को ले लें, यहाँ बड़ी बड़ी हैपनिंग होने वाली हैं, एयरपोर्ट बनने वाले हैं, बड़े मॉल्स बनने वाले हैं, तो यहाँ पर आगे जाके कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकती है। इसी तरह से बैलेंस स्ट्रैटेजी हो सकती है। बैलेंस स्ट्रैटेजी के अंदर जो की एरियाज़ हैं वो दुबई मरीना है, डाउनटाउन दुबई है और बिजनेस बे है। यहाँ पर अभी आपको कुछ ऐसी अब दुबई मॉल की एक्सटेंशन हो रही है, या इसी तरह से जो मरीना है उसके अंदर कुछ मेजर कोई चीज़ आएगी जो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा है। तो ये मिक्स है इनकम और ग्रोथ के लिए। तो ये जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से वो 6 पॉइंट्स थे ना जिसके अंदर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर आपको ये नए बीइंग न्यू इन्वेस्टर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हुई। तो मेरा रेफरल कोड बाय द वे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको अप टू 200 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है स्टेक में अगर अकाउंट खोलते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं दुबई में रहता हूँ। इधर रहते हुए मुझे जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, या सेल्फ डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मुझे जो भी ऑप्शन मिलता है या मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूँ। इसके अलावा मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी सलमान के साथ। सलमान एक बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर मलेशिया में काम करते हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में डिटेल में बताया था। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी बराका के ऊपर, जो कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है यूएस के स्टॉक्स के लिए। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।